इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। मित्रों, हम प्राचीन भारत के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और मेरे हाथ में जो पुस्तक है उसका नाम है बृहत्तर भारत, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। मित्रों, हम इस पुस्तक के पहले अध्याय की बात कर रहे थे। पहले अध्याय का शीर्षक है भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक संक्रमण। इस क्रम में अब तक हम 3 बार मिल चुके हैं और आज चौथी बार मिल रहे हैं। पिछले 3 अंकों में हमने देखा कि डॉक्टर उपाध्याय कितने मनोरम तरीके से प्राचीन भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हैं और हमारी सांस्कृतिक थाती को स्पष्ट करते हैं। हमने जाना कि भारतीय ज्ञान को सीखने के लिए, भारतीय ज्ञान को समझने के लिए चीनियों ने छपाई के यंत्र का आविष्कार किया। डॉक्टर उपाध्याय के अनुसार एशिया में पश्चिमी संस्थाओं में अनूदित होकर भारतीय ज्योतिष, जिसे स्वयं भारत ने कभी प्राचीन ग्रीकों से पाया था, आयुर्वेद और गणित के तथ्यों का उद्घाटित प्रभाव प्रसार पीछे यूरोप में हुआ। दशमलव का अनुसंधान यदि भारत में न हुआ होता तो गणित का विकास कितना कुंठित हो जाता। पूरी दुनिया आज गणित के जिन सिद्धांतों के आधार पर चल रही है, वे सिद्धांत मूलतः भारत की देन है। यह हम लोगों को समझना चाहिए। दशमलव का अनुसंधान यदि भारत में न हुआ होता तो गणित का विकास कितना कुंठित हो जाता। यह उसकी चरम उपलब्धि गति विज्ञान तथा चंद्रलोक के अभियान से ही प्रभावित है। मित्रों, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत आज भी दुनिया में बहुत आगे है। डॉक्टर उपाध्याय लिखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में यह सांस्कृतिक व्यापकता किस मात्रा में प्रभावित है, कहने की आवश्यकता नहीं। चीन के नाविकों द्वारा सामुद्रिक कंपास का निर्माण, कंपास दिशा सूचक यंत्र, चीन के नाविकों द्वारा सामुद्रिक कंपास का निर्माण नौका चालन में कितना क्रांतिकारी सिद्ध हुआ, यह सभी जानते हैं। रोमन हिप्पालस ने जब समुद्रचारी पवनों की दिशाओं के ज्ञान का भेद पा लिया और मानसून का रहस्य वह खोल बैठा, तब संसार के नाविकों को महीनों बंदरगाहों की पनाह में पड़े रहने से मुक्ति मिली और नौका चालन अत्यंत सरल हो गया। स्वयं अरबों में इस संबंध में प्रचलित अरबी शब्द मानसून अथवा मौसम संसार की सभी जातियों की भाषा में एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। विचित्र बात है कि हम रात दिन जिस शब्द मौसम का प्रयोग करते हैं बोलचाल में, वह शब्द अरब के मानसून शब्द का ही एक रूप है। चीनियों ने आतिशबाजी से मनोरंजन के लिए बारूद ईजाद की थी। यानी बारूद की खोज का आधार आतिशबाजी से होने वाला मनोरंजन था। बारूद की खोज
विध्वंस के लिए नहीं की गई थी। तो चीनियों ने आतिशबाजी से मनोरंजन के लिए बारूद इजाद की थी, जो संसार भर के युद्ध क्षेत्रों में शीघ्र ही प्रयुक्त होने लगी और जिसका एक सा उपयोग चंगेज खान ने चीन और पूर्व में 7वें हेनरी ने इंग्लैंड और पश्चिम में किया। ये चंगेज खान ने चीन और पूर्व में और हेनरी सप्तम ने इंग्लैंड और पश्चिम में किया। किसका प्रयोग? बारूद का प्रयोग। दास प्रथा, सामंत प्रथा आदि का विस्तार सर्वत्र प्रदेशों की सीमाओं को पार कर गया। दास प्रथा, सामंत प्रथा आदि का विस्तार सर्वत्र प्रदेशों की सीमाओं को पार कर गया, जिससे औद्योगिक और राजनीतिक क्रांतियों ने समूचे संसार में न केवल हलचल की, बल्कि दूरगामी और सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों का कारण बनी। आगे लिखते हैं, फ्रेंच विश्वकोश, फ्रांसीसी राज्य क्रांति, अमेरिकी संविधान के मनुष्य के अधिकार की सत्ता ने संसार की राजनीति पर कितना गहरा असर डाला, यह सर्वज्ञात है। मार्क्स का दर्शन कितना कार्यशील है, उसका भावबोध संसार में आज कितना व्यापक है। सर्वहारा आंदोलनों की कितनी शक्ति है, यह कहना न होगा। जब डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने यह पुस्तक लिखी थी, उस समय उन्हें लगा होगा कि रूस के इस मार्क्सवाद का प्रभाव दुनिया में बहुत ज़्यादा है। लेकिन 1981 में लिखी हुई यह पुस्तक इस दृष्टि से तो बहुत अच्छी है कि यह प्राचीन भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन देती है। लेकिन जहाँ यह कहा जाता है कि भारत में या भारत की राजनीति में मार्क्स का दर्शन कितना कार्यशील है और उसका भावबोध आज कितना व्यापक है, सर्वहारा आंदोलनों की कितनी शक्ति है, तो ठीक नहीं है। दुनिया के मानचित्र को देखते हुए यह बात एक सीमा तक ठीक है, लेकिन रूस के विघटन के बाद और चीन द्वारा अपना रूप बदल लेने के बाद रूस का भी रूप बदल गया। रूस और चीन दोनों आज की तिथि में पूंजीवादी देश हैं। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखी हुई इस बात पर बार बार विचार करने की आवश्यकता है। कौन सी बात? वे लिखते हैं कि मार्क्स का दर्शन कितना कार्यशील है, उसका भावबोध संसार में आज कितना व्यापक है, सर्वहारा आंदोलनों की कितनी शक्ति है, यह कहना न होगा। यह बात रूस के विघटन से पहले कही गई है और उस समय विद्वानों के एक बड़े वर्ग को, अध्येताओं के एक बड़े वर्ग को इस तरह की बातें आकर्षित कर सकती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अरब ने, आगे लिखते हैं उपाध्याय, अरब ने काफी पौधे उगाए, उनके बीज से बने उस पेय का प्रचार किया जो 18वीं सदी के इंग्लैंड में बौद्धिक क्लबों का प्रधान पेय बना और संसार में आज भी व्यापक रूप में प्रचलित है। आप समझ गए होंगे कि किस पेय की बात हो रही है। चीन ने चाय के पौधे उगाए और आज उसका उपयोग प्रशांत सागर के एक छोर से पृथ्वी के दूसरे छोर तक मानव जाति कर रही है। चीन ने चाय के पौधे उगाए और आज उसका उपयोग प्रशांत सागर के एक छोर से पृथ्वी पर दूसरे छोर तक मानव जाति कर रही है और जिसकी सत्ता उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक प्रतिष्ठित है। इस प्रकार के उदाहरण संसार के इतिहास में अनंत हैं, जो संस्कृति के सार्वभौम रूप को व्यक्त करते हैं। अपने पाठ के अंत में
डॉक्टर उपाध्याय लिखते हैं कि संस्कृति के इसी अन्योन्याश्रित, अंतरावलंबित, सार्वभौम और सार्वकालिक स्वरूप का अंशतः निरूपण प्रस्तुत ग्रंथ का अभिप्रेत है। अपने पुस्तक के संबंध में यह बात वे कहते हैं, यह प्रयास केवल अंशतः इस कारण अभिप्रेत है कि प्रसंगवश मात्र भारत की संस्कृति के विस्तार का अध्ययन करना ही यहाँ अभीष्ट है। वे कहना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ये बातें भारत के संदर्भ में ही कही जा रही है। भारत का संबंध पश्चिम और पूर्व में किस रूप और किस मात्रा में स्थापित हुआ और उस संस्कृति का व्यापक विन्यास किस प्रकार मध्य एशिया तथा उत्तर पूर्वी एशिया में मंगोलिया, कोरिया, जापान तक और दक्षिण पूर्वी एशिया में लंका, बर्मा, मलेशिया, श्याम, लाओस, कंबुज, वियतनाम, हिंदेशिया आदि देशों में हुआ, और यह सब हमको जानना चाहिए। तो इस आधार पर, यानी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक के प्रथम अध्याय भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक संक्रमण के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा भारत अपने प्राचीन काल में कितना समृद्ध और कितना सुसंस्कृत रहा होगा। आज भी दुनिया में हम भारतीय सुसंस्कृत और सभ्य माने जाते हैं। वस्तुतः इतिहास की विभिन्न घटनाओं पर भूगोल का क्या प्रभाव पड़ा, इसका हम एक अलग पाठ लेकर आएंगे। उस पाठ के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि भारत के संदर्भ में जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, भारतीय इतिहास में हमें जो बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं, उनकी गहराई में जाएं। हम गहराई में जाकर यदि उन घटनाओं का अध्ययन करें, वैज्ञानिक अध्ययन करें, तो हम ये पाएंगे कि भारतीय इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। वस्तुतः इतनी घटनाएं भारतीय इतिहास में घटी हुई हैं जो भूगोल से प्रभावित दिखाई देती है, और पाठक यह सोचने के लिए विवश हो जाता है कि यदि इस तरह का भूगोल न रहा होता तो इतिहास क्या होता। लेकिन मित्रों, अपने इतिहास में इस बात की कोई जगह नहीं है कि ऐसा हुआ होता तो क्या होता। इतिहास में तो इसी बात की जगह है कि ऐसा हुआ था, और हाँ, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इतिहास में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इतिहास में हम अनुमान लगा सकते हैं। तो जिस तरह से हम इतिहास में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उसी तरह से हम इतिहास में अतीत से किसी घटना को जोड़कर या अतीत की किसी घटना को वर्तमान से जोड़कर या वर्तमान की किसी भी घटना को अतीत से जोड़कर यह नहीं कह सकते कि ऐसा होता तो क्या होता या ऐसा हुआ तो भविष्य में क्या होगा। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति कल्पनाशील तो होना चाहिए। यदि वह कल्पनाशील नहीं होगा तो अतीत में घटी हुई घटनाओं का अच्छा विश्लेषण नहीं कर पाएगा। लेकिन कल्पनाशील वह इसी संदर्भ में होना चाहिए कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ था, इस बात के वह कितना नजदीक पहुंच पाता है। इतिहास इसी तरह के वैज्ञानिक अध्ययन का नाम है। तो मित्रों,
यह चौथा खंड था भौगोलिक संस्कृति और सांस्कृतिक संक्रमण नामक के अध्याय का, जो हमने डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक से लिया था। अगली बार हम एक दूसरे अध्याय के साथ उपस्थित होंगे और वह हमारा जो अध्याय होगा वह होगा कि भूगोल का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। डॉक्टर उपाध्याय ने तो एक तरह से स्थिति स्पष्ट की है, लेकिन विभिन्न घटनाओं के संबंध में भूगोल के इतिहास पर प्रभाव का अध्ययन हम अगले अंक में करेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्ते।